आज भी क्लास वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने बेटा पिछले लेक्चर्स में ह्यूमन आई चैप्टर शुरू किया था एंड इसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। एक बार हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आज के हमारे टॉपिक को पूरा करेंगे और आज ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। कहते हैं लाइट की स्कैटरिंग, जब आप उसको किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं, हम क्या कहते हैं उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलॉइड तो वो सारी डायरेक्शन में बिखर जाती है। लाइट के इस बिखरने को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये क्योंकि इनका साइज इतना छोटा नहीं होता कि ये डिसॉल्व हो जाए, इतना बड़ा भी नहीं होता कि ये सेटल डाउन हो जाए, बल्कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या कर जाते हैं बेटा, बिखर जाते हैं। तो जब लाइट एक को स्ट्राइक करती है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, डेविएट हो जाती है। हमने देखा होगा जब सनलाइट एक अंधेरे से रूम के अंदर एंटर करती है रोशनी में नजर आते हैं, लेकिन इस साइड पर जहां पे लाइट नहीं है हमें कोई भी पार्टिकल जो है वो नजर नहीं आता। हमने ये भी देखा है कि घने पेड़ से या घने जंगलों से जब लाइट पास करती है तो वो अलग से ही हमें नजर आती है, लेकिन यही बिखरना यहाँ पर नजर नहीं आता। ये सब लाइट के बिखरने के, स्कैटर करने के, डिस्पर्स करने के हमारे क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं, जिस फिनोमिना को हमारे फिजिसिस्ट मिस्टर टिंडल ने ऑब्जर्व किया था, उन्होंने बताया था। हम अब इसके अलावा एक और चीज हमने देखी है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, एयर के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट को अलग अलग जगह पर बेटा क्या कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, जो टिंडल ने हमको ऑब्जर्व करके बताया था। आप देख सकते हैं बेटा शाम के टाइम अक्सर हमें बेटा लाइट रेज जो है वो कुछ ऐसी बिखरी हुई नजर आती है बेटा। ये भी फिनोमिना इसके अंडर में आता है, टिंडल इफेक्ट के अंडर में आता है। अब कौन से कलर की लाइट बिखरेगी बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो डिपेंड करता है पार्टिकल के साइज के ऊपर। साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि कौन से कलर की लाइट जो है बेटा वो क्या करेगी, स्कैटर करेगी। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो बेटा छोटी वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर करती है, और छोटी वेवलेंथ कौन सी होती है बेटा, ब्लू लाइट। अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो बेटा मेनली बेटा बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो स्कैटर करती है, जिसको हम कहते हैं रेड लाइट। एंड अगर पार्टिकल का साइज ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब काफी बिगेस्ट इन साइज, तो उस केस में सारे कलर्स बेटा स्कैटर होते हैं। इसीलिए उस लाइट के कलर को बेटा हम क्या कहते हैं बेटा, व्हाइट लाइट कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हमने आज की क्लास में पढ़ने हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं अगर आप किसी ट्रू सॉल्यूशन से पास करेंगे तो लाइट नहीं बिखरेगी, पर अगर आप किसी कोलॉइडल से पास करेंगे तो बेटा लाइट जो है वो अलग से बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है। फिर इसके ऊपर बेस्ड हमने बेटा एक एक्टिविटी भी करी थी बेटा। अगर आपको याद हो हमने एक सोल्यूशन लिया था सल्फ्यूरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोसल्फेट का। दोनों को मिक्स करने पर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सल्फर के पार्टिकल्स आते हैं कोलॉइडल डायमेंशन में। अगर आप ध्यान से देखो बेटा ये पार्टिकल्स हो गए माइक्रोस्कोपिक, और जब आप टॉर्च की लाइट इसमें से पास करते हो तो तीन साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से हमें कलर जो है वो क्या नजर आता है, ब्लू। लेकिन यहां से हमें कलर जो है बेटा वो क्या नजर आता था, ऑरेंज रेड कलर आता था नजर। तो ये एक्टिविटी भी हमने पिछली क्लास में करी थी बेटा। और अब हम आगे के टॉपिक करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल फिनोमिना।
जो टिंडल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो लाइट की स्कैटरिंग के ऊपर क्या है, बेस्ड है। सबसे पहला जो हमारा नेचुरल फिनोमिना आता है कि हमको आसमान का रंग नीला नजर क्यों आता है, तो बेटा है ना, तो ये इस रीजन की वजह से होता है क्योंकि बेटा सन जो है वो अर्थ से काफी दूर होता है, तो रोशनी लाइट जो है बेटा वो सन से ट्रैवल करती 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 बेटा कहां तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी कोलॉइडल साइज होती है। डायमेंशन का मतलब होता है कोलॉइडल साइज, जो 10 टू द पावर -10 मीटर है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के बिहाफ पे बता दिया। अब ये जो पार्टिकल का साइज है काफी छोटा है, इस वजह से छोटी वेवलेंथ जो होती है, मतलब ब्लू कलर बेटा वो क्या कर जाता है बेटा, स्कैटर कर जाता है एज कंपेयर टू रेड। इसीलिए जो कलर स्कैटर करता है हमको वो कलर जो है लाइट का नजर आता है। इस वजह से बेटा आसमान हमको नीले रंग का नजर आता है। तो बेटा जरा ध्यान से देखना, मैं इसको पिक्चराइज करके आपको बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा सन से ये, और ये हो गया बेटा हमारा अर्थ। बेटा सन से काफी सारी लाइट हमारे पास निकल के आती है डे टाइम के अंदर। जब ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो बेटा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा ब्लू लाइट को बिखेर के हमारी तरफ फेंक देते हैं। तो बेटा ब्लू कलर जो है वो स्कैटर हो गया और वो हमारी तरफ आ रहा है। इस वजह से बाकी कलर जो है वो यहां चले जाते हैं। इस वजह से बेटा आसमान जो है वो हमको नीले रंग का आता है। तो बेटा कौन सा कलर स्कैटर हो रहा है और वो कहां पे जा रहा है, किसकी आंखों पे पड़ रहा है, उससे हमें पता लगता है कि किसी भी चीज का कलर जो है वो कैसा होगा। तो आसमान का कलर नीला इसलिए होता है, सन से जो लाइट जाती है होते हैं, लेकिन उस सनलाइट का जब कुछ पोर्शन एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, कल जो है वो छोटी वेवलेंथ को मतलब ब्लू कलर को बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ की तरफ आती है, जिसकी वजह से बेटा हमें आसमान जो है वो क्या नजर आता है, ब्लू कलर का नजर आता है। कहते हैं अगर मान लेते हैं, ये भी बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, कि अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बेटा सन की लाइट का कोई भी कलर जो है वो स्कैटर नहीं होता। इसीलिए बेटा हमको आसमान जो है वो क्या नजर आता, ब्लैक थ्रू आउट। इसीलिए जब हम बेटा स्पेस में जाते हैं, है ना, वो पैसेंजर्स जो बेटा बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, तो वहां पर उनको आसमान जो है वो काला इसलिए नजर आता है, डार्क इसलिए नजर आता है क्योंकि बेटा उस स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो बेटा स्पेस में अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर, तो बेटा स्कैटरिंग भी नहीं होगी। इस वजह से नो स्कैटरिंग, इस वजह से बेटा हमें कलर कोई नजर नहीं। इसी रीजन की वजह से जो बेटा हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं बेटा, उनको जो स्पेस जो है बेटा वो क्या नजर आता है, ब्लैक या डार्क। वो इसी रीजन की वजह से आता है बेटा क्योंकि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर जो है वो नहीं होता, तो उनको स्पेस जो है वो क्या नजर आता है बेटा, काला नजर आता है। तो ये था टिंडल इफेक्ट का पहला फिनोमिना कि हमें आसमान ब्लू क्यों नजर आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा बादल, क्लाउड्स हमको व्हाइट क्यों नजर आते हैं। अब देखो बेटा आसमान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन क्लाउड्स जो होते हैं वो काफी छोटी हाइट पे होते हैं। अगर आप कभी हिल स्टेशन जाते हो, नैनीताल, मसूरी,
तो बेटा वहां पे तो पता चलता है कि आप जिस लेवल पे हो क्लाउड्स उसी हाइट पे ही आ जाते हैं। तो क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत छोटी हाइट पे होते हैं। इस वजह से जो लाइट की स्कैटरिंग जो होती है वो अर्थ के लोअर पार्ट के एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, जिसके अंदर अर्थ के लोअर पार्ट में बहुत बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, बर्फ की बूंदें होती हैं। तो इतने बड़े बड़े अगर डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो सनलाइट के सारे कलर जो है, आई रिपीट, सनलाइट के सारे कलर जो है बेटा वो बराबर स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे कलर्स मिलकर हमको आसमान का रंग जो है बेटा, ओ बादलों का जो कलर है बेटा वो क्या नजर आता है, वाइट नजर आता है। तो आसमान, अब आप देखो ना बेटा, ये देखो, ये बेटा क्या है, स्काई, और बेटा ये क्या है, क्लाउड। स्काई बहुत ऊंची हाइट पर होता है जहां पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। बादल जो होते हैं वो बहुत लो हाइट पे होते हैं, और लो हाइट पे अर्थ के हैवी हैवी पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है वो होते हैं। तो स्काई में जब सन की लाइट पहुंचती है तो छोटे पार्टिकल छोटी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, इसीलिए हमको स्काई जो है वो कौन से कलर का नजर आता है, ब्लू। लेकिन जब हम बादलों की बात करते हैं तो बादल जो बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं, और छोटी हाइट पर साइज ऑफ स्कैटरर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारी वेवलेंथ को बराबर तरीके से स्कैटर करते हैं। इस वजह से ये सारे कलर मिलकर हमको कौन सा कलर देते हैं, वाइट कलर देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन किस हाइट पर स्कैटरिंग हो रही है। लोअर हाइट पर बेटा डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत बड़े बड़ी साइज की होती है, इसलिए ज्यादा बड़ी वेवलेंथ या फिर सारे पार्टिकल्स बराबर तरीके से स्कैटर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, जाते रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो वो छोटी वेवलेंथ को ही स्कैटर या बिखेर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लू कलर जो है नजर आता है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा फिनोमिना आता है वो यही कि सनराइज और सनसेट के दौरान, सनराइज और सनसेट के दौरान हमें सन जो है वो लाल रंग का नजर क्यों आता है। अब बेटा जब भी सन वो होराइजन के पास होता है, होराइजन के पास होने का मतलब फार अवे। अब अगर वो फार अवे है तो बेटा लाइट को बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब अगर ये हमारा बेटा क्या हो गया, अर्थ, और अगर ये अर्थ है और ये हमारा क्या हो गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर, तो देखो बेटा अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, और सन जो है बेटा वो होराइजन के पास है। ये देखिए बेटा, ये हमारा सन हो गया, ये होराइजन के पास है। अब अगर सन होराइजन के पास है तो बेटा सन से निकली हुई रोशनी जो है, ठीक है, वो बहुत सारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है। ठीक है, तो देखिए बेटा सन से निकली हुई रोशनी जो है वो बहुत सारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है। अब अगर वो बहुत सारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करेगी तो बेटा छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे वो बेटा अलग अलग बिखर जाएंगे, अलग अलग चले जाएंगे। तो बेटा अगर छोटी वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ जो है बेटा वो क्या कर गई, स्कैटर, तो बेटा जो सन से निकली हुई लार्ज वेवलेंथ है वो कौन से कलर की है बेटा, रेड। वही रेड कलर की लार्ज वेवलेंथ जो है वो अर्थ तक रीच कर पाती है ना। तो छोटी वेवलेंथ जो होती है वो स्कैटर कर जाती है, ब्लू कलर वगैरह ये सब चीजें स्कैटर कर जाती है बेटा, है ना। तो ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर कर जाएगी। तो अगर हम मेजरली ब्लू लाइट हटा देंगे तो बेटा सन से फिर मेनली कौन सी लाइट बचेगी, रेड, इसलिए रेड कलर की जो है बेटा हमें सन नजर आता है।
कहते हैं सिंस रेड लाइट हैज लार्जर वेवलेंथ, इसीलिए वो सबसे कम स्कैटर होता है और वो हमारी आंखों तक पड़ता है। इसीलिए जब सन जो होता है बेटा, अगर हमारे सर के ऊपर होता है, आई रिपीट, जब सन हमारे सर के होती है, उसको बहुत कम पास करना पड़ता है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से। अगर वो बहुत कम पास करेगी तो स्कैटरिंग बहुत कम होती है, इसलिए दोपहर को हमको सन जो है वो कौन से कलर का नजर आता है? व्हाइट कलर का नजर आता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि सन जो है वो कहां पर है ना। दिन के टाइम बेटा अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो दिन के टाइम सन जो है बेटा वो ऐसे होकर कहां चला जाएगा? नीचे चला जाता है, तो वो दूर हो जाता है। तो बेटा अगर वो सर के ऊपर होगा तो सारी वेवलेंथ हमारे अर्थ के ऊपर पहुंचेंगी। अगर सारी वेवलेंथ पहुंचेंगी तो बेटा कलर क्या नजर आएगा भाई? लेकिन अगर सन होराइजन के नीचे आ गया तो बेटा सारी वेवलेंथ में से ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है। अगर ब्लू कलर ही बिखर जाएगा तो कौन सा कलर हमारे अर्थ तक पहुंचेगा? रेड कलर। इसीलिए सनराइज और सनसेट में सन हमें रेड नजर आता है और दोपहर के टाइम सन हमको क्या नजर आता है? व्हाइट नजर आता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फोर्थ फिनोमिना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आता है बेटा, वो है डेंजर सिग्नल्स। कौन से कलर के होते हैं बेटा? रेड कलर के होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा वो अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं। अगर वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है तो बेटा अर्थ के एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोटे बेटा छोटी वेवलेंथ को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी ना अच्छे से स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए बेटा लाल रंग हमको दूर से ही नजर आ जाता है कि भाई लाल रंग है तो इसका मतलब है ये खतरा है ना। आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये लाल रंग खतरे का निशान इसलिए बनाया जाता है बेटा, हर चीज पे लाल रंग इसलिए होता है, ये हमको बताता है कि यहाँ पे खतरा है, क्योंकि सिर्फ लाल कलर जो होता है वो दूर तक डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है ना। आप देखिए तो कार की जो ब्रेक्स लगती है तो रात को उनके पीछे की जो लाइट्स होती है वो भी लाल रंग की होती है। जितने भी टावर्स होते हैं उनके ऊपर लाल रंग की लाइट जरूर लगी होती है, और वो इसी रीजन की वजह से होती है कि किसी भी एयर ट्रैफिक को या किसी भी इंसान को दूर से ही पता चल जाए कि यहां से आगे क्रॉस नहीं करना, यहाँ पे खतरा हो सकता है। डीप ओशन के अंदर भी लाल रंग की लाइट्स होती हैं बेटा, कि इस डेप्थ ऑफ ओशन के बाद हमको नहीं जाना, या इस पार्ट को या बैरियर को हमको क्रॉस नहीं करना। सिंपल मेन रीजन, क्योंकि रेड कलर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, और अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं जहां पे हम इन चैप्टर पे बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। हाँ जी क्लास, तो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के। देखते हैं हमारे कोर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर, तो हमारे कोर्स का हमें कुछ भी नहीं करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था इस चैप्टर के अंदर, तो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो भी नहीं है हमारे कोर्स में। जहां से हमने शुरू किया था ये एक्टिविटी करी थी ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट किया था हमने ग्लास प्रिज्म, जो स्कैटर करके हमको वेव क्योर देता है। फिर हमने दो प्रिज्म के साथ भी एक्टिविटी करी थी, अगर हम उनको आपको कंबाइन करके वापस भेज देता है। ये वाला डायग्राम जो था हमने वो भी ड्रॉ किया था। फिर हमने रेनबो के बारे में पढ़ा था कि रेनबो कैसे आता है, मार्क करवाया था आपको। इस पे बेस्ड फिनोमिनास, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स जो है वो हमको अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर भी नजर आते हैं। तो ये सारे
हमें सनराइज सनसेट 2 मिनट डिले तक रहता है, सनराइज एडवांस में नजर आता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, टिंडल इफेक्ट, और ये सारे जो है हमने टॉपिक टिंडल इफेक्ट पे बेस्ड फिनोमिना आज हमने करे हैं। इनफैक्ट हमने 2-4 एक्स्ट्रा ही करे हैं क्योंकि स्कूल्स में दे कैन आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो हम शुरुआत करते हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी कोर्स का पार्ट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इस साल। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सिक्स्थ भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप अपने एनसीईआरटी की बुक में कैंसिल कर सकते हैं। हाँ जी, जो क्वेश्चन इस साल कोर्स का पार्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो बेटा इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हालांकि आपको बेटा इसका आंसर नोट्स में मिल जाएगा, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं। तो जब स्टार्स जो होते हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, तो फार होने की वजह से ये जो लाइट देते हैं बेटा वो होती है रे ऑफ लाइट। इस रे ऑफ लाइट को हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करना होता है, जिसकी डेंसिटीज अलग अलग होती है, अलग अलग लेयर्स की, जिसकी वजह से कभी कभार रे ऑफ लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो स्टार हमको नजर आता है, कभी रे ऑफ लाइट हमारी को आंखों पे नहीं पड़ती तो हमको स्टार नजर नहीं आता। So due to atmospheric refraction, ray of light sometimes passes to our eyes and sometimes it misses our eyes, hence stars जो है वो twinkle करते हैं। Then question number 11 कहते हैं explain why planets do not twinkle। क्योंकि बेटा स्टार एक पॉइंट सोर्स की तरह है, लेकिन प्लैनेट बहुत पास होते हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं। स्टार बेटा क्या देता है, रे ऑफ लाइट, लेकिन प्लैनेट जो है बेटा वो क्या एमिट करते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब इस बीम ऑफ लाइट के अंदर कोई ना कोई रे हमेशा हमारी आंखों पे पड़ती है, इसलिए हमेशा हमको प्लैनेट जो है वो नजर आता है। देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, व्हाई डज सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। क्योंकि बेटा अर्ली मॉर्निंग में सन जो होता है होराइजन के बिल्कुल पास होता है, तो इस वजह से वो हमारे अर्थ से काफी क्या है, दूर है। अब दूर होने की वजह से जो रेज सन से निकलती है लाइट, तो उसमें से ज्यादातर छोटी छोटी वेवलेंथ जो होती है, ब्लू कलर वगैरह, वो सब स्कैटर कर जाती है, और जो रेड कलर की लाइट होती है या रेड वेवलेंथ होती है वो ही हमारे अर्थ तक पहुंच पाती है। इसलिए हमको सन जो है वो सनराइज या सनसेट के दौरान क्या नजर आता है, रेड कलर का नजर आता है। तो आप जरूर लिखेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द सनलाइट गेट स्कैटर्ड, क्योंकि वो ज्यादातर अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करती है। जो रे बचती है वो है लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेड कलर, वो हमारे अर्थ तक पहुंचती है, इसलिए सन हमको रेड नजर आता है। ऐसे ही बेटा 13th क्वेश्चन है, व्हाई द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। क्योंकि बेटा स्पेस में इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसीलिए बेटा एस्ट्रोनॉट्स को जो स्पेस है, स्काई है, वो ब्लैक नजर आता है। तो हाँ, यहां पर बेटा हमने हमारा ह्यूमन आई चैप्टर जो है वो पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो भी सारे खत्म कर लिए।
हाँ जी बे क्लास, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन आई की असाइनमेंट। हमने पिछले लेक्चर में इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो खत्म कर लिए थे। इन टेक्स्ट के तो क्वेश्चन आंसर्स हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं थे। एक्सरसाइज के हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 हमारे इस साल कोर्स का पार्ट रहे हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यूज और बाकी के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू के। क्या कहता है? कहता है व्हेन लाइट रे एंटर्स आई। तो बेटा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट है इस साल के नहीं। तो देखते हैं एमसीक्यू के अंदर पहला क्वेश्चन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो हम उसको कट कर देते हैं। सेकंड भी नहीं है, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है, सेवेंथ जो है वो भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो कोर्स का पार्ट नहीं है। तो हम आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा कोर्स का पार्ट है। देन हम बात करते हैं 8th भी नहीं है, 9th भी नहीं है, 10th हमारा कोर्स का पार्ट है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना लाइट के आर इन्वॉल्व इन रेनबो। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। रेनबो में सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हमको बताना है। तो रेनबो में क्या क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन होती है। कहते हैं रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और डिस्पर्शन, स्कैटरिंग एंड ये। तो आंसर है बेटा रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल। हालांकि ये ऑर्डर में नहीं दे रखा, बट फिर भी। देन 11th क्वेश्चन कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देन क्वेश्चन नंबर 12 कहता है रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू सन, बिलो सन, अबव द सन, एट द लेवल ऑफ सन। तो बेटा ये कहां बनता है? ऑपोजिट टू द सन। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहते हैं which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? रेड लाइट मूव्स फास्टेस्ट? नहीं, सारे ही सेम स्पीड से मूव करते हैं। ब्लू लाइट मूव्स फास्टर? नो, ऑल कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड? यस। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज द? नो। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप मार्क कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू क्या? एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन, refraction of light by different layers of varying refractive indexes, scattering of light. तो बेटा it is due to atmospheric refraction. Twinkling of stars is due to किसका? Atmospheric refraction of starlight, atmospheric dispersion, atmospheric reflection of starlight और atmospheric refraction of sunlight. किससे होता है भाई? सर ऑप्शन ए। वेरी गुड। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार की लाइट। कहते हैं एट नून, दोपहर को, सन हमको व्हाइट दिखता है। क्यों? लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, all the colors are scattered away, blue color is scattered the most, red color is scattered the most, all colors are scattered away, है ना, सेम इक्वली स्कैटर होते हैं। कहता है the clear sky appears blue. क्यों? क्योंकि blue gets absorbed in the atmosphere? No. UV radiation is absorbed? No. Violet and blue get scattered more than light of all other colors by the atmosphere. कहता है light of all other colors is scattered more than the violet and blue. तो बेटा violet and blue light जो है बेटा वो क्या करती है? स्कैटर होती है, इस वजह से। डेंजर सिग्नल्स installed on top of the tall buildings are red in color as it can be seen from distance because among all the colors red light
is scattered the most by the smog or fog, is scattered the least, is absorbed the most और moves fastest in air. ये सबसे कम scatter होती है by smoke और fog. 19th क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, 20th क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं बेटा 20th के बाद. 21st कोर्स का पार्ट नहीं है. Which color is least scattered by fog, dust and smoke? तो बेटा आंसर इज रेड कलर. 23rd भी पार्ट नहीं है. 24th देखते हैं. कहते हैं a prism ABC with base BC is placed in different orientations. A narrow beam of white light incident on the prism as shown in the figure. In which of the following cases, after dispersion, the third color from the top corresponds to the color of the sky? So second one. Which of the following, the dispersion, the third color from the top corresponds to the color of the sky? Second. Second. Then बेटा 25th की बात करें तो 24th का ऑप्शन जो है बेटा वो सेकंड मार्क कर लीजिएगा. देन हम 25th की बात करते हैं. कहते हैं which of the following phenomena contributes significantly to the reddish appearance of sun at the sunrise and sunset? Dispersion of light, scattering of light, reflection. तो answer is scattering. The bluish color of water in deep sea is due to the presence of algae, reflection of sky in water, scattering of light, absorption of light. So it is answer is scattering of light. So 25th का option is B. And 27th का option is C. And then we move on to assertion and reasoning questions. देखते हैं इसमें से कौन कौन से हमारे पास कोर्स का पार्ट है बेटा. फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिक्स्थ भी नहीं है. Seventh, a beam of white light gives a spectrum through a hollow prism. True. The speed of light outside the prism is different from the speed of light inside the prism. True. तो ये ऑप्शन हो गई B. Then only prism can split the incident white light into band of 7 colors. बेटा ये true है. Spectrum cannot recombine. ये बेटा false है. Spectrum can recombine. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है C. Ninth, assertion and reasoning. कहते हैं the band of colored components of a light beam is called spectrum. True. There may be infinite colors in the spectrum. False. There are only 7 colors. तो ये ऑप्शन क्या हो गई C. The setting sun appears red. True. The red color is least scattered due to high wavelength. True. And correct explanation option A. The blue color of sky is on account of scattering of light. It is true. The blue color is highly dominating. It is false. So this option is C. Very fine particles scatter mainly blue light, while particles of larger size scatter light of longer wavelength. True. If the size of scattering particle is large enough, then scattered light may even appear white. True. So this option is B. Then we move on to practice questions. Practice question में first हमारा आंसर नहीं है, second नहीं करना हमने, third नहीं करना हमने fourth नहीं करना. Let us see. In fact, fourth question हमारे कोर्स का ही पार्ट है.
तो एक बार देख लेते हैं। कहते हैं फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले मीडिया का 20 डिग्री है और दूसरे मीडिया का 30 डिग्री आता है। आउट ऑफ द टू विच मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई? तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? मीडिया 1, है ना। तो बेटा कैसे? लेसर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मोर डेंसर इज मीडिया। ठीक है। देन बी पार्ट कहता है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। तो बेटा ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कैसे निकालेंगे बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2.42। तो आप इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे, ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगी। तो दिस इज द आंसर टू फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट। देन क्वेश्चन फोर्थ का सी पार्ट कहता है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ ग्लास स्लैब, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द लाइट रे, क्लियरली मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, एमर्जेंस एंड सो ऑन। तो बेटा इफ यू रिमेंबर, ये बेटा हमने पहले किया हुआ है लाइट चैप्टर के अंदर, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये बेटा हमारे पास हो गया ग्लास स्लैब, राइट। इसमें से एक रे ऑफ लाइट जो है बेटा वो क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है इसको, ग्लास स्लैब को। तो बेटा यहां पर हम क्या मार्क कर देंगे? नॉर्मल। ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट हमने बनाई है, ये बेटा कौन सी रे ऑफ लाइट आ जाएगी? इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल आएगा ये हो गया इंसिडेंट एंगल। अब सिंस रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये ग्लास स्लैब के दूसरी साइड पे टच करेगी, ये हमारी दूसरी नॉर्मल होगी एन डैश। तो ये हमारा हो गया एंगल आर, और इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा एंगल एक्स, और अब यही रे ऑफ लाइट जब बाहर निकलेगी तो ये ऐसे आ जाएगी, और ये वाला एंगल जो है वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ई। इस रे को हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। ठीक है। एंड इसमें एक चीज जो हमें बतानी है वो ये है कि इंसिडेंट रे को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं तो बेटा इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट आती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको मार्क करनी है। इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमने सब मार्क कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आप इसके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे कोर्स में है व्हाट आर द डिफरेंट फिनोमिना इन्वॉल्व इन रेनबो फॉर्मेशन। तो आपको बताया था सबसे पहले क्या होती है बेटा? रिफ्रैक्शन, उसके बाद होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके बाद बेटा क्या होता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। कहते हैं जस्टिफाई बाय ड्राइंग अ सूटेबल डायग्राम एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस टू सी अ रेनबो। क्या होता है? वी should stand
in front of sun so that our back faces the sun, तभी आपको रेनबो जो है वो नजर आएगा। देन बेटा 7th का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट तीनों ही बेटा कोर्स में नहीं है, ठीक है। 8th क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन द कलर ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सनराइज? रेड, सनसेट रेड, नून वाइट, गिव रीजन, किसकी वजह से बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। सनराइज एंड सनसेट के दौरान लाइट हैज टू ट्रैवल मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो मेजर ऑफ द लाइट गेट स्कैटर्ड, रेड कलर रीचेस अस। लेकिन बेटा नून में सन इज वेरी क्लोज टू अस, इसलिए ऑल कलर स्कैटर्ड इक्वली, इसलिए व्हाइट लाइट इज अपीयर्ड। Then what is Tyndall effect? Scattering of light when passed through colloidal solution, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? Tyndall effect। कहते हैं why does danger signals are red in color? Because they are scattered least. Red color is scattered least by fog, smoke and mist, इसलिए वो रेड कलर क्या आता है। 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे कोर्स का पार्ट नहीं है। 6 और 8 है बेटा, आप आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है असाइनमेंट का। देन 17th हमको पता लग गया नहीं आ रहा, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, 20, 21, 22 है। Which color has largest wavelength? Red color. Which color suffers least deviation on passing through prism? तो answer is red color. What phenomena causes twinkling of stars on a clear night? Atmospheric refraction. कहते हैं which phenomena is responsible for increasing the apparent length of the day by 4 minutes? है ना, 2 मिनट सनराइज और सनसेट के लिए। अगेन आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कहते हैं why do stars appear higher than actually they are? अगेन वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। नोट्स में आंसर मिल जाएगा। Why does sun appears reddish at sunrise? ये तो NCERT का क्वेश्चन ही हो गया। Why is red color selected for dangerous signal? Because it is scattered least, है ना, by fog, dust, smoke, mist, and can travel longer distances. Then कहता है why does sky look blue on a clear day? NCERT का ही क्वेश्चन हो गया। Name the part of our eyes which helps, ये नहीं है कोर्स का पार्ट। To an astronaut, why does the sky appears dark? Because there is no atmosphere in space, ठीक है, इसी hence no scattering of light. Then 32 क्वेश्चन कोर्स में नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35, 36 भी नहीं है, 37, 38th question. When we see a rainbow on a sunny day by looking at the sky throughout a water fountain, why?
बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रेनबो का कॉन्सेप्ट आपको बेटा एक्सप्लेन कर देना है। 39th क्वेश्चन भी कोर्स का पार्ट नहीं है। देन आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 40th, नॉट पार्ट ऑफ द कोर्स। कहते हैं व्हाई डू डिफरेंट कलर्स डेविएट थ्रू डिफरेंट एंगल्स ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म? बिकॉज ऑल कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, इसलिए वो डेविएट भी डिफरेंट करते हैं। 42, give the meaning of Vibgyor. Vibgyor is the name of 7 colors spectrum, ठीक है, कलर्स के नाम बताने हैं। With which phenomena it is connected? It is connected to dispersion of light. What is meant by scattering of light? Splitting of light when passed through air or colloidal solution. What is the order of wavelength of visible light? 400 nanometers to 700 nanometers approximately. ये रेंज हम कलर्स लाइट की देख सकते हैं। Can visible light be scattered by atoms and molecules in Earth atmosphere? Yes, but depends on size of particle. What is the basic cause of atmospheric refraction? Different layers of Earth having different densities, इस वजह से होता है। 47th नहीं है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50th stars twinkles but planet do not, ये बेटा हम कर चुके हैं एनसीईआरटी में। 51st नहीं है हमारे पास, 52nd भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, 53rd भी कोर्स का पार्ट नहीं है, 54th भी कोर्स का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 कहते हैं why stars seems higher than actually they are? Atmospheric refraction, वही कॉन्सेप्ट। सन appears 2 minutes, है ना, तो बेटा बिफोर एंड सन appears 2 minutes later, वही रीजन, atmospheric refraction। सन appears over or flattened at the sunrise and sunset, तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिकॉज these rays are moving inwards, hence appears oval. Then 56 के अंदर A पार्ट नहीं है, B पार्ट भी नहीं है, तो 56 भी नहीं आएगा, 57 भी नहीं आएगा। 58 कहते हैं what is meant by dispersion of white light? Splitting of white light into band of 7 different colors. Describe the formation of rainbow in the sky with the help of the diagram. B पार्ट कोर्स का पार्ट नहीं है। 59th के अंदर color of the sky is blue because blue color is scattered the most. We cannot see object clearly placed, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इन दोनों में यही हमारे कोर्स का पार्ट है। हम सी पार्ट में ये भी ऐड कर सकते हैं कि सन ओवल और फ्लैटेंड सनराइज और सनसेट में क्यों दिखता है।
इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि सन की जो लाइट होती है, रेज ऑफ लाइट जो होती है फ्रॉम लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ सन, ये बेंड करती है अनइक्वली। तो कहीं से ज्यादा बेंड कर रही है, कहीं से कम बेंड कर रही है, जिसकी वजह से द कलेक्शन ऑफ ऑल दीज रेज ऑफ लाइट, सन की शेप जो है वो फ्लैटन या क्या आती है बेटा, ओवल शेप आती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कोर्स का पार्ट नहीं है। देन 61st कहते हैं व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हाट कॉजेज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ्स, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो। कहते हैं अ ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू इट बट अ ग्लास स्लैब इज नॉट। बेटा वेरी नाइस क्वेश्चन। कहते हैं ग्लास प्रिज्म लाइट को बेटा क्या कर देता है, बेटा स्प्लिट कर देता है, लेकिन एक ग्लास स्लैब जो ऐसे होता है बेटा वो नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ग्लास स्लैब are parallel, hence it is not able to split light, है ना। ग्लास स्लैब की जो बेटा ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होती है, इसलिए वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट नहीं कर पाती, पर ग्लास प्रिज्म की जो ऑपोजिट साइड्स है बेटा वो पैरेलल नहीं होती, इसलिए वो स्प्लिट कर पाती है। वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, क्लास बी पार्ट। देन 62nd हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, 63 भी हमने कर लिया, सन अपीयर्स रेडिश इन द मॉर्निंग, कौन सा फिनोमिना है। देन 64th कहते हैं ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड फॉलोइंग, ये भी रिपीट हो गया है। देन बेटा व्हाट कॉजेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी हमने कर लिया। 67 क्वेश्चन पार्ट, 66 नहीं है कोर्स में, 67 भी कोर्स में नहीं है, 68 भी कोर्स में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 69, how will you use two identical prism to show that a narrow beam of light incident on one prism emerges out। तो बेटा आपको वो दो प्रिज्म जो है वो ऐसे रखने पड़ेंगे ताकि एक जो है बेटा लाइट को स्प्लिट कर देगा और दूसरा जो है लाइट को बेटा क्या कर देगा, कंबाइन कर देगा। ठीक है, ड्रॉ द रे डायग्राम। कहते हैं इज द पोजीशन ऑफ स्टार एज सीन बाय अस एज ट्रू पोजीशन। तो बेटा आंसर इज नो, जस्टिफाई योर आंसर। इट्स एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो नीचे होती है। हाउ डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर अ रेनफॉल, क्योंकि बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो किसकी तरह एक्ट करती हैं, स्मॉल प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। What is the difference in the colors of sun above? तो ये बेटा क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है हमारा। And explain the refraction of light through a triangular prism using a labeled ray diagram, hence define the angle of deviation। तो बेटा आपको पता है कि ये हमारा ट्रायंगल होता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाती है, उसके बाद वो ऐसे आ जाती है, ये हो गया फर्स्ट नॉर्मल, ये हो गई हमारी सेकंड नॉर्मल। This is angle of incidence, angle of reflection, angle x, and this is angle of emergence।
अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को आगे एक्सटेंड कराते हो, इमर्जेंट को एक्सटेंड कराते हो, तो ये होता है एंगल डी, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेटा कितने एंगल से इंसिडेंट रे डेविएट करके एज ए इमर्जेंट रे बाहर आ रही है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल by which an incident ray deviates and emerges out as emergent ray is called angle of deviation। तो यहां पे बेटा हमने हमारी असाइनमेंट लाइट की खत्म कर दी। तो वी आर ऑल डन with question answers assignment of chapter light।